हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ की पेडागोजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो विगत वर्षों में कहीं ना कहीं मैथ की पेडागोजी के अंतर्गत यह क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला में, मैथ की पेडागोजी के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग पहली श्रृंखला लेके आए हैं और इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न आपके सामने दिखेंगे यह कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कितने आसान प्रश्न हैं यह आप लोगों के सामने नजर आएगा। जो बुद्धा कोचिंग में मैथ की पेडागोजी की क्लास किया हुआ है, अगर वह बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मैथ की पेडागोजी का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता यह है कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से विद्यालयों में आते हैं तो गणित विषय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प यह कह रहा है कि उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। क्या जो गांव के लोग रहते हैं वह लेन देन नहीं करते? क्या वह दुकान पे नहीं जाते? क्या वह खाते पीते नहीं हैं? तो आप देखते हैं कि हम दैनिक जीवन में, चाहे हम गांव में रहें या शहरों में रहें, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग हम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गांव के जो लोग होते हैं वह बकलोल होते हैं, ऐसा तो है नहीं। गांव के लोग ही बुद्धिमान होते हैं, इसलिए गांव के लोगों को भी गणित जानना क्या है, बेहद जरूरी है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। जी बिल्कुल, ये जो विकल्प आपके सामने जो दिख रहा है यह वाला विकल्प सही है। क्यों है भाई? क्योंकि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। आप देखते हैं कि जब आप गांव में जाते हैं तो वहां पे बहुत बुजुर्ग आपको मिलते हैं जो गणितीय परंपराओं के आधार पे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे कहते हैं क डेढ़े 9, क डेढ़े 7.5। आपसे जब ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं तो शायद आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं उन्हें मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान की प्रचुरता होती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि गांव में हम लोग, जैसे इस समय हम लोगों को कोई विषय वस्तु लेनी हो या कोई वस्तु लेनी हो तो हम लोग कहते हैं कि यह वस्तु मुझे 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 1 क्विंटल चाहिए। वहाँ पे आप देखते थे कि गाँव में 1 किलो 2 किलो वहाँ पे सैया और रजिया की बात की जाती है ना। अगर हम बात करें सैया और रजिया की तो आप कहेंगे कि रजिया सुल्तान है क्या? नहीं, रजिया पहले एक मानक होता था गांव में, जिसका रजिया का मतलब होता था 2 किलो के बराबर और सैया का मतलब होता था 1 किलो के बराबर। तो जो विकल्प नंबर बी है वह हमारा क्या है, सही है। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना है कि शहर के लोग हैं तो गणित का ज्ञान होगा और देहात के लोग हैं तो, यानी कि गांव के लोग हैं तो गणित का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी गणित का ज्ञान होता है। अगला, उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट होती है। निकृष्ट मतलब कम होती है? नहीं, यह भी नहीं होता। यानी कि जो हमारा जो बी वाला विकल्प है, यह बी वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। अगर बढ़े अगले प्रश्न की तरफ तो दूसरा प्रश्न कहता यह है, क्या कहता भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों को समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। पहला कह रहा है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा, वे अधिगम का हिस्सा हैं। तीसरा, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत हैं। और चौथा, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। यानी कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि विद्यार्थियों में गणित की अशुद्धियों को, समय सामयिक मतलब होता है रेगुलर मतलब डेली, तो समय सामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो क्या नहीं डालता है? इसका जो सही विकल्प होगा वह यह है कि जब आप बालकों के गणित से संबंधित रोज रोज निरीक्षण करते हैं तो जो बालक की जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को आपको क्या कर देना चाहिए, तो गलतियों को आपको अनदेखा कर देना चाहिए। अब कह रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि सर वी वाला विकल्प क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि
हम कह सकते हैं कि जो बालक की गलतियां होती हैं वह अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो बात है वह बिल्कुल सही है। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, अगर क्वेश्चन आपके सामने कह दे कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांतियां एवं धारणाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, तब वहां पे यह हमारा जो विकल्प नंबर जो बी वाला है कि वह एक अधिगम का हिस्सा है, तब वहां पे ऐसे विकल्प सही हो सकते हैं। तो जो हमारे सामने जो प्रश्न दिख रहा है उस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि बालक की गलतियों को यदि आप अनदेखा नहीं करते हैं तो बालक भाई शुरुआत में जब सीखेगा तो गलती करेगा ही, और जब अनदेखा नहीं करेंगे, बार बार बच्चों को गलतियों पर डांटते रहेंगे तो बालक डिमोटिवेट हो जाएगा और उसके अंदर काम करने की जो क्षमता है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला विकल्प नंबर सी कह रहा है वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अगर हम कह दें कि एक अध्यापिका लेसन प्लान बनाने से पहले कौन सा कार्य करे तो उनके लिए उचित होगा, अगर ऐसा विकल्प पूछा है तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प नंबर चौथा है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है कि वे अध्यापिका उसकी कक्षाओं का आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। यानी कि आप देखते हैं यह है कि जब हम गणित का लेसन प्लान तैयार करते हैं तो पहले बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। यानी कि हम इसलिए प्रश्न पूछते हैं, यह जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि बालक को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो आ रहा है उसको उस पर फोकस कम करेंगे और जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस हमको क्या करना होता है? अधिक करना होता है। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता यह है कि निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प दिया हुआ है कि गणित एक उपकरण है, दूसरा कह रहा है कि गणित एक प्रकार की कला है, तीसरा कह रहा है गणित एक भाषा है। विकल्प नंबर ए दिया है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, अर्थात गणित एक उपकरण और गणित एक प्रकार की कला है, यह सही है। बी नंबर कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही, यानी कि गणित एक प्रकार की कला है यह भी सही है और गणित एक भाषा है यह भी सही है। सी कह रहा है केवल एक, यानी कि सी वाला विकल्प यह कह रहा है कि गणित एक उपकरण है, बस यही सही है। और डी कह रहा है कि 1, 2 और तीनों, मतलब ये कि गणित एक उपकरण भी है, गणित एक प्रकार की कला भी है और गणित एक प्रकार की भाषा भी है। तो आप देखते हैं कि जो गणित है, गणित एक प्रकार की कला है। क्यों कला है? क्योंकि आप देखते हैं कि गणित में बच्चा वर्ग बनाना सीखता है, आयत बनाना सीखता है ना, बच्चा वृत्त बनाना सीखता है। तो यह गणित एक प्रकार की क्या है? तो गणित एक प्रकार की कला है, यह विकल्प सही हो जाएगा। गणित एक उपकरण है, बिल्कुल उपकरण है भाई, क्योंकि आप देखते हैं कि गणित को पढ़ाते समय आप जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो जियो बोर्ड क्या है? बालकों को गणित सिखाने का एक उपकरण है, बी वाला भी सही है। गणित एक भाषा है, जी बिल्कुल भाषा है, गणित की अपनी स्वयं की एक भाषा होती है, इसलिए सी वाला विकल्प भी सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और तीसरा जो विकल्प है यह तीनों सही है। इस प्रकार आपका जो डी नंबर वाला है विकल्प है वह क्या है? सही है। अगर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन? मित्रों, वांछित का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। वांछित का मतलब क्या होता है? इच्छा के अनुसार, और अवांछनीय का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध। वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के, अधिगम माने सीखने के लिए, वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? विकल्प नंबर ए कहता है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। क्या आप जब बच्चों को गणित सिखाएंगे तो सिर्फ कागज और कलम के द्वारा ही गणित सिखाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चों को हम शुरुआत में गिनती सिखाते हैं, बच्चों को शुरुआत में पहाड़ा सिखाते हैं, तो वहां पे तो हम कागज और कलम का प्रयोग तो करते नहीं हैं। आप देखते हैं कि जो हमसे वयस्क लोग होते हैं, जो हमारे घर में हमारे बड़े भैया होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं, वह वर्बली अर्थात मौखिक रूप से ही गणित में जो गणित का जो 1, 2, 3, 4 है या जो गणित का पहाड़ा है
या जो गणित का गिन तारा है उसको पढ़ाते समय वहाँ पे तो शुरुआत में तो कागज और पेंसिल या कागज या कलम का प्रयोग तो किया नहीं था, यानी कि मौखिक रूप से हमको गणित शुरुआत में सिखाया जाता है। विकल्प नंबर बी कह रहा है कि विद्यार्थियों का आकलन, आकलन मतलब होता है मूल्यांकन, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक होता है। सी कह रहा है आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। और डी कह रहा है विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। जो विकल्प नंबर बी है वह सही हो जाएगा, यानी कि जब आप बच्चों को गणित सिखा रहे हैं, गणित का अभ्यास करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना चाहिए और बालक से गणित में आप जितना बात करेंगे, जितना तर्क वितर्क करेंगे, यह बालक के लिए क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। इसलिए विकल्प नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता यह है कि गणितीय अधिगम के लिए, यानी कि गणित अधिगम माने गणित को सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि गणित को सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है भाई, सही है। पहला कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। दूसरा कह रहा है लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती हैं। तीसरा कह रहा है कि गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। और चौथा कह रहा है कि अनौपचारिक एल्गोरिथम और औपचारिक गणित से निष्क्रिय होता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि जो गणित जब बच्चों को आप सिखाते हैं तो ऐसा तो उद्देश्य होता नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही गणित सीखे, सिर्फ लड़के ही गणित सीखे, या जो प्रतिभाशाली बालक हैं सिर्फ उनको ही गणित समझ में आए, या ऐसा भी तो आपका उद्देश्य नहीं होता है गणित सिखाते समय कि जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनको ही सिर्फ गणित सिखाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि आपकी नजरों में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चे को गणित सिखाया जा सकता है। इस प्रकार जो पहला विकल्प बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, यही विकल्प क्या है, सही है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए जो बी वाला विकल्प आपका, अगर सपोज दैट यहां से दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि यह जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है इसका तो जो सही उत्तर होगा वह यही होगा। मान लीजिए कि थोड़ा सा प्रश्न को घुमाता है और घुमा के यह जो विकल्प नंबर जो बी है इसको प्रश्न में दे देता है। इसको क्या बना देता है भाई, इसको प्रश्न बना देता है। प्रश्न क्या कह दे कि लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती हैं। अगर यह प्रश्न वाली लाइन रहे तब कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा कि यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, तो यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भाई, तो यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता यह है कि बिना किसी विषयवस्तु पर सोच विचार किए सही निर्णय लेने को ही क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। यानी कि यदि जो विकल्प नंबर बी है, यदि आपका यह प्रश्न बन जाए तो इस प्रश्न के दृष्टिकोण से जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा भाई, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। और आपने देखा कि जो 5वां नंबर वाला क्वेश्चन है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा गणित क्या कर सकता है, सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता यह है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ, समसामयिक का मतलब यह है कि दैनिक जीवन में समझ, अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। मतलब ये कि जो गणित का ज्ञान जिसका प्रयोग हम रेगुलर जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, गणित का ज्ञान निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर, यानी कि कौन सा विकल्प है उसको प्रोत्साहित नहीं करती। पहला कह रहा है सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ के पहले करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। और चौथा दिया है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित
तर्क करने के कौशल को विकसित करना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अर्थात समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना चाहिए। यानी कि जब आप किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो समस्या के समाधान करने से पहले उसके संकल्पना के बारे में, उसके एक नेचर के बारे में, उसकी पहचान पहले कर लेनी चाहिए, उसका ज्ञान आपको पहले हो जाना चाहिए, ताकि आप समस्या का समाधान अच्छे तरीके से कर सकें। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह यह है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की जानी चाहिए। यानी कि आपको बच्चे को समय के बारे में ज्ञान करवाना है, समय के बारे में बताना है। आप चाह रहे हैं कि जो बच्चा है वह घड़ी देखना सीख जाए, घड़ी में कितने बज रहे हैं, कितने मिनट हो रहे हैं, इसका बच्चों को ज्ञान हो जाए। तो आप क्या करेंगे? पहला, समय से संबंधित वाक्यांश के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। दूसरा, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। तीसरा, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। अगला, विभिन्न इकाइयों में समझ का रूपांतरण करना। यानी कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, अर्थात समय से संबंधित जो वाक्यांश हैं। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्यांश का मतलब होता है कि घंटा क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। वाक्यांश के साथ साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। पूर्व अनुभवों का मतलब यह होता है कि जो आपको जिस तरीके से आपको समय के बारे में ज्ञान कराया गया है उसके साथ साथ, यानी कि जो आपका जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पे बच्चों को भी समय के बारे में आप बताएंगे, ताकि बच्चा अधिक अच्छे तरीके से समय का ज्ञान कर सके, बच्चे को अच्छे तरीके से समय का ज्ञान हो सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता यह है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। यहां पे आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कह सकते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। पहला कह रहा है प्रदर्शन विधि। अगर हम प्रदर्शन विधि की बात करें तो प्रदर्शन विधि प्राथमिक विद्यालय के बालकों को पढ़ाने की यह उपयुक्त विधि होती है। प्राथमिक यानी कि प्रदर्शन का मतलब यह होता है कि विषय वस्तु को दिखा दिखा के पढ़ाना, तो यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। अगला होता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है भाई? कि जब क्वेश्चन आपसे यह पूछे कि बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, बालकों का क्या करने के लिए, तो बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए किस विधि का आप प्रयोग करेंगे, तो जब बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कह दे कि किस विधि का प्रयोग करेंगे, तब आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा व्याख्यान विधि। अगला है गतिविधि आधारित विधि, यह नहीं होगा। अगला है समस्या समाधान विधि, यह जो विकल्प नंबर डी है यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि बालकों के सामने कोई समस्या रखेंगे और बालक उसकी समस्या का क्या कर सके भाई? समाधान कर सके। क्यों? क्योंकि इस स्तर पर जब बच्चा जाता है तो उसमें गणित के बहुत सारे ज्ञान हो जाते हैं। वह 1 2 3 4 जान जाता है, वह पहाड़े जान जाते हैं, वह जोड़ घटाना गुणा भाग जान जाता है। अर्थात बालक के सामने हम एक समस्या रखते हैं और बालक उस समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर, फिर यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर है। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब क्या होता है? कक्षा 6 से 8 तक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। पहला कह रहा है एक समस्या को कई बार हल करना। दूसरा, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। अगला, सभी सूत्रों को याद करना। और अगला, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। पहली चीज यहां पे नकल करना आया है, तो नकल करना, तो नकल करने वाला जो ऑप्शन है यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नकारात्मक चीजें प्रदर्शित कर रही हैं। और आप जब भी कोई नया चीज सीखते हैं तो नकारात्मक विषय वस्तु का कोई स्थान नहीं होता।
पहला कह रहा है एक समस्या को कई बार हल करना। एक समस्या को जब आप कई बार हल करेंगे तो जब अगर आप देख रहे हैं कि जब हमको गणित में स्पीड बढ़ानी होती है, गणित में रफ्तार बढ़ानी होती है, तो एक समस्या को हम कई बार क्या करते हैं, हल करते हैं। यहां पे कह रहा है कि गणित अधिगम के लिए अर्थात गणित सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि गणित समस्याओं को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी समस्या को कितने अधिक विधियों के द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप देखते हैं कि गणित का जब आपके पास कोई प्रश्न हम रख दें, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपके सामने हम यह रख दें कि 20 कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आप देख रहे हैं कि 20 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह सीखना है तो इसके कई तरीकों से अगर बच्चों को हम बताएंगे तो बच्चा गणित को अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो बच्चा कह सकता है कि सर हम अगर पांच में अगर हम 4 का गुणा करें तो भी हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। बच्चा यह भी कह सकता है कि अगर सर हम 2 में 10 का गुणा करें तो भी 20 प्राप्त हो सकता है। बच्चा तो यह भी तो कह सकता भाई कि अगर 10 में 10 जोड़ दें तो भी 20 प्राप्त हो सकता है। बच्चा तो यह भी कह सकता है कि सर अगर हम 100 में 5 से भाग दे दें तो भी 20 प्राप्त हो सकता है। यानी कि बालकों को गणित सीखने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, अर्थात खोज करना चाहिए। जो अगला प्रश्न है वह यह कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर, फिर यहाँ पे उच्च प्राथमिक दिया है। उच्च प्राथमिक का मतलब क्या होता है, बार बार आपको हम बता रहे हैं 6 से 8 तक। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की क्लास में जब आप उनसे पूछताछ करते हैं, यानी कि जब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो क्या रणनीति होती है, मतलब किन रणनीति को मद्देनजर रखते हुए आपका प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है, आखिर आप बच्चों से क्यों प्रश्न पूछते हैं। कक्षाएं कैसी हों, 6 से 8 तक हों। पहला कह रहा है को हतोत्साहित करना चाहिए। यह हतोत्साहित आ गया है, यह निराशाजनक शब्द है, तो पहले ही हमको कुछ नहीं करना है, पहले इसको हमको गलत उत्तर मारना है। क्यों, क्योंकि निराशा वाला शब्द है हतोत्साहित, तो यह तो सही बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगला, कक्षा को कोलाहल पूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बात करेंगे। यानी कि जब आज उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं तो यह रणनीति क्या कह रहा है कि कोलाहल पूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बात करेंगे। यह भी विकल्प से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वह क्लास में ज्यादा बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आप क्लास में उपस्थित हैं, और यदि आपके क्लास में उपस्थित होने के बाद भी यदि बच्चे बात करते हैं, बच्चे शोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अध्यापक नहीं कहला सकते। अगला कह रहा है कि बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। यानी कि क्या ऐसा होता है क्या कि जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने से बच्चों के मन में तनाव आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रश्न होता है, जब आप बच्चों से कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो बालकों का ध्यान आपकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। मतलब यह भी कहा जा सकता है, यह प्रायः ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जब बालक आपकी क्लास में रुचि ना लें तो आप क्या करेंगे, तो उत्तर हो जाता है कि बालक से प्रश्न करेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि जब आप बालकों से तर्क वितर्क कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो बालकों में तनाव पैदा होगा। यह भी वाला विकल्प जो है वह क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। आलोचनात्मक का मतलब होता यह है कि किसी भी विषय वस्तु पर सही क्या है, गलत क्या है, इसी को कहते हैं। अर्थात सही और गलत के बारे में जब निर्णय लेते हैं तो इसी को क्या कहते हैं भाई, आलोचना कहते हैं, है ना। अच्छा, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। जी बिल्कुल सही, यही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब आप बालकों से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बालक
भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से उस प्रश्न के उत्तर को बताने की कोशिश करता है, जिससे बालक के सोचने में क्या मिलती है भाई, मदद मिलती है। तो यह आपका जो डी वाला विकल्प है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मित्रों, आज के इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस मैथ की पेडागोजी से मैंने देखा, और यह जो श्रृंखला मैथ की पेडागोजी वाला श्रृंखला है, यह श्रृंखला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपको 10-10 क्वेश्चंस का श्रृंखला ऐसे ही लेके आते रहेंगे। और यही नहीं, मैथ की पेडागोजी की श्रृंखला नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको ईवीएस की पेडागोजी भी दिखाएंगे, आपको हिंदी की भी पेडागोजी दिखाएंगे, आपको बाल मनोविज्ञान की भी पेडागोजी दिखाएंगे। यानी कि अब आपका सीटेट आपसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो अधिक से अधिक आपको पेडागोजी पर ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि पेडागोजी से 150 प्रश्नों में से 75 प्रश्न पेडागोजी से पूछे ही पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बुद्धा कोचिंग सेंटर में पेडागोजी की स्पेशल क्लास चलती है, और जिन बच्चों ने इस मैथ की पेडागोजी की स्पेशल क्लास की होगी उनके सामने यह जितने भी प्रश्न आप दिख रहे हैं यह सब हवा हवाई हो गया होगा, क्योंकि इस प्रश्न में दम नहीं है, क्योंकि सामने हम हैं। प्रश्न में दम नहीं है, इसलिए दम नहीं है क्योंकि आपके साथ इस तरीके से क्लास में पढ़ाया गया है, इस तरीके से आपको बताया गया है, कहीं की कोई भी क्वेश्चंस आपके मैथ की पेडागोजी से अगर आता है तो उसको आप आसानी से चुटकियां बजा के हल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।